हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचे। शुरू करते हैं क्लास को। आज हम देखेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 1, जो कि चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो इसमें मैंने आपके टोटल 100 एमसीक्यूज लिए हैं। ठीक, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित हैं। आपका पेपर का जो पैटर्न है वो आपको पता है कि आपके टोटल जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं। तो ये चारों सेक्शंस को मिलाकर आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और जियोग्राफी को। ठीक है, तो ये जो है आपका सीरीज चल रहा है 100 एमसीक्यूज का। तो मैंने आपको पॉलिटी की 100 एमसीक्यूज करा दी है। अब आप देखेंगे पॉलिटी चैप्टर 1 जो है आपका लोकतांत्रिक राजनीति, उसमें मैंने 100 एमसीक्यूज करवाए हुए हैं, उसको जाकर के जरूर देख लीजिएगा चैनल पे। और ये जो है आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 का करवा रहे हैं 100 एमसीक्यू। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन इसका क्या है। आपका पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका कि फ्रांस में स्टेट जनरल की बैठक किसने बुलाई थी। तो फ्रांस में स्टेट जनरल की बैठक जो है वो लुई 16वें ने बुलाई थी। लुई लिख के आपको 16वां की जगह पे आपको ऐसे करके दे सकता है रोमन अंक में, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि आपके जो ऑप्शन में है वो लुई 16वां हिंदी में लिख के आ रहा है कि रोमन अंक में लिख के आ रहा है। ठीक है, ऐसे भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। फिर फ्रांस में तीसरे वर्ग का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से कौन करता है। तो तीसरे वर्ग का प्रतिनिधित्व जो है वो सामान्य जनता करती है। कौन करती है? सामान्य जनता करती है। ठीक है, आगे देखेंगे कि फ्रांस में सामंती विशेषाधिकारों को समाप्त करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया। तो ये लिया गया था 1789 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर, नेपोलियन द्वारा जीते गए क्षेत्रों में किस व्यवस्था को समाप्त किया गया था। तो नेपोलियन द्वारा जो जीता गया जो व्यवस्था था उसमें से सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। वियना कांग्रेस में वैधता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो ये जो है टैलेरन ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में किस कला आंदोलन का विशेष योगदान था। तो वो था रोमांटिकवाद। क्या था? रोमांटिकवाद। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रकार डेला क्रोवा की पेंटिंग किस क्रांति से प्रेरित थी। तो ये 1830 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थी। किससे प्रेरित थी? 1830 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जर्मानिया को प्रायः किस वस्तु के साथ चित्रित किया गया है। तो जर्मानिया को प्रायः जो है वो तलवार और ओक के पत्तों का मुकुट से चित्रित किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। मैरियान के सिर पर लाल टोपी किसका प्रतीक थी। तो ये स्वतंत्रता का प्रतीक थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10वां नंबर। 1848 की क्रांति के समय फ्रांस में राजतंत्र का अंत होकर किस शासन की व्यवस्था शुरू हुई। तो वो फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र शुरू हुआ था। क्या शुरू होता है? द्वितीय गणतंत्र। ठीक है, जोलवेरिन में प्रारंभ में लगभग कितने जर्मन राज्य थे। तो जोलवेरिन में प्रारंभ में लगभग 18 राज्य थे। ठीक है, जोलवेरिन के गठन में सबसे अधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला था। तो व्यापार और उद्योग को मिला था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे आप। इटली के एकीकरण से पहले लोम्बार्डी और वेनेशिया किसके नियंत्रण में थी। तो ये जो थी ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोमन को इटली में कब शामिल किया गया था। तो रोमन को इटली में जो है 1870 में शामिल किया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बिस्मार्क ने सबसे पहले इटली की राजधानी रोम कब बनी थी। तो ये 1871 में बनी थी। ठीक है, देखिएगा आपका क्वेश्चन जो है, हमने पहला क्वेश्चन रखा था आपको कि रोम को इटली में कब शामिल किया गया था। तो 70 में रखा गया था। और इटली की राजधानी रोम कब बनी थी। तो 71 में बनी थी। ठीक है, तो ये आप उसको सन से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, बिस्मार्क ने सबसे पहले किस देश के विरुद्ध युद्ध किया था। तो बिस्मार्क ने सबसे पहले डेनमार्क के विरुद्ध युद्ध किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेनमार्क के विरुद्ध युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो ये 1870 में हुआ था। ठीक है, 1870 में आपका युद्ध हुआ था ये। ठीक है, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध प्रशा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो ये 1866 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, 1866 में। बिस्मार्क द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध किस देश के विरुद्ध था। तो ये फ्रांस के विरुद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, फ्रांको प्रशियन युद्ध का परिणाम क्या था। तो फ्रांको प्रशियन युद्ध का जो परिणाम था वो था
जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रसार का प्रमुख कारण क्या था। जो बाल्कन क्षेत्र था उसमें राष्ट्रवाद का प्रसार का प्रमुख कारण क्या था, तो विभिन्न जातीय समूहों की स्वतंत्रता की इच्छा। प्रत्येक जाति और समूह चाहते थे कि स्वतंत्रता मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि बाल्कन संकट से सबसे अधिक लाभ उठाने की कोशिश किस देश ने की थी, तो वो रूस ने की थी। ठीक है, किसने की थी, रूस ने की थी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रवाद के विकास में लोक गीतों और लोक कथाओं का उपयोग किस क्षेत्र से किया गया है, तो ये राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फ्रांस में नागरिकों में राष्ट्रीय भावना विकसित करने के लिए क्या किया गया, तो इसके लिए क्या किया गया था, समान कानून और शिक्षा व्यवस्था लागू की गई, केवल सेना बढ़ाई गई, कर समाप्त कर दिए गए, व्यापार बंद कर दिया गया। समान कानून, जब भी कहीं पे भी अगर समान कानून और समान शिक्षा व्यवस्था होगी तभी जाके वहां के लोग क्या होंगे, जागरूक होंगे और वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है कि इस अध्याय के अनुसार आधुनिक राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा आधार क्या माना गया है, तो इस अध्याय के अनुसार जो है वो साझा इतिहास, संस्कृति, राजनीतिक अधिकार और राष्ट्रीय चेतना जो है सबसे बड़ा आधार माना गया था राष्ट्रवाद का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। 1930 की जुलाई क्रांति किस देश में हुई थी, तो 1930 की जो जुलाई क्रांति थी वो फ्रांस में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ हुई थी, फ्रांस में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 1830 की क्रांति के बाद बेल्जियम किस देश से अलग होकर स्वतंत्र हुआ था, तो नीदरलैंड से। किससे, नीदरलैंड से अलग होकर के स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। यूनान ग्रीस ने स्वतंत्रता किस साम्राज्य से प्राप्त की थी, तो ये जो है ऑटोमन साम्राज्य या फिर उस्मानी यूनान ने स्वतंत्रता किस साम्राज्य से प्राप्त की थी, तो ये आपका हो जाएगा ऑटोमन साम्राज्य या फिर उस्मानी साम्राज्य भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किस प्रसिद्ध अंग्रेज कवि ने किया था, तो वो थे लॉर्ड बायरन। ठीक है, लॉर्ड बायरन ने जो था वो समर्थन किया था यूनान के स्वतंत्रता संग्राम का। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली थी, तो ये 1832 ईस्वी में। ठीक है, राष्ट्रवाद के प्रसार में छापे खाने का सबसे बड़ा योगदान क्या था, तो ये जो राष्ट्रवादी विचार थे ना उनका प्रचार करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1848 की क्रांति के समय फ्रैंकफर्ट संसद में मुख्य रूप से कौन शामिल थे, तो आपका पहला ऑप्शन है किसान, सैनिक, मध्यम वर्ग के उदारवादी प्रतिनिधि, राजा और रानी। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, मध्यम वर्ग के उदारवादी प्रतिनिधि जो है वो शामिल थे। फ्रैंकफर्ट संसद द्वारा तैयार संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य था संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में महिलाओं की क्या भूमिका थी, तो यूरोप के राष्ट्रवाद के विकास में जो महिलाओं की भूमिका थी वो उन्होंने आंदोलन और राष्ट्रीय प्रतीकों के माध्यम से योगदान दिया था। ठीक है, आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मैरियान की प्रतिमाएं फ्रांस में कहाँ स्थापित की जाती थी, तो मैरियान की जो प्रतिमाएं थी वो सार्वजनिक चौकों और सरकारी भवनों में स्थापित की जाती थी। जर्मानिया की प्रसिद्ध चित्रकला किस वर्ष बनाई गई थी, तो ये 1848 में बनाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ओक की पत्तियों का मुकुट किसका प्रतीक माना जाता है, तो ये वीरता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जैतून की शाखा किसका प्रतीक है, युद्ध का, शांति का या फिर राष्ट्रवाद का या स्वतंत्रता का, तो जो जैतून है या फिर जो ऑलिव है वो शांति का प्रतीक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक है, तो टूटी हुई जो जंजीर है वो स्वतंत्रता का प्रतीक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में संगीत और लोकगीतों का उपयोग क्यों किया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय भावना जागृत की जाए। ठीक है, लोकगीत और संगीत का जो उपयोग है वो राष्ट्रवाद में राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। पोलैंड में राष्ट्रवाद को जीवित रखने के लिए किसका विशेष योगदान था, पोलैंड में राष्ट्रवाद को जीवित रखने के लिए किसका विशेष योगदान था, तो वो था आपका लोकगीत और भाषा का। ठीक है, लोक संगीत जो था उसका और भाषा का
मुख्य योगदान था। पोलैंड के राष्ट्रवाद से जुड़े प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो वो थे शोपिन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 1848 की क्रांति के बाद किन वर्गों को राजनीतिक अधिकार मिलने लगे? तो मध्यम वर्ग को। ठीक है, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा क्या था? तो वो था विदेशी शासन का विभाजन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर। यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार सबसे पहले किस घटना से व्यापक रूप से फैला था? तो ये फ्रांसीसी क्रांति से फैला था। किससे फैला था? फ्रांसीसी क्रांति से। राष्ट्रवाद के कारण यूरोप में किस प्रकार के राज्यों का निर्माण हुआ था? तो आधुनिक राज्य, राष्ट्रीय राज्य का निर्माण हुआ था। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य के कमजोर होने से सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा था? तो बाल्कन क्षेत्र पर पड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बाल्कन क्षेत्र में रहने वाले लोगों की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो बाल्कन क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो विशेषता थी वे अलग अलग जाति और संस्कृति समूह से थे। ठीक है, बाल्कन क्षेत्र के जो लोग थे वो अलग अलग जाति के थे, अलग अलग संस्कृति और अलग अलग समूह के थे। ठीक है, इस वजह से वहां पे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय ने किस विचार को सबसे अधिक चुनौती दी थी? तो वो निरंकुश राजतंत्र और सामंतवाद को जो है सबसे ज्यादा चुनौती दी थी। किसने? राष्ट्रवाद ने, राष्ट्रवाद के उदय ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी के अनुसार आधुनिक राष्ट्रवाद का अंतिम उद्देश्य क्या था? तो ये था स्वतंत्र, एकीकृत और संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। फ्रांस में दशमलव मापतौल प्रणाली किस क्रांति के बाद शुरू हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है वो शुरू हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा अभी बस 50 क्वेश्चन हुआ है, 51 क्वेश्चन, अभी आधा क्वेश्चन आपका बाकी है। टोटल आपका 100 एमसीक्यूज है। आपको देखना ये है कि जितना ज्यादा आप क्वेश्चन टैकल करेंगे उतना ज्यादा जो है आपको आसानी होगी एग्जाम के टाइम में। ठीक है, आगे बढ़िएगा। यहाँ से आपको आइडिया मिल रहा है कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, देखिएगा फ्रांसीसी क्रांति के बाद किस संस्था की शक्ति में कमी आई? तो वो थी चर्च और सामंत वर्ग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चर्च और सामंत वर्ग में जो है संस्था की शक्ति में कमी क्यों आई थी? क्योंकि जो पहले जो था वो राजतंत्र था। ठीक है, और जब राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है तो वहां पे संवैधानिक सरकार की व्यवस्था, संवैधानिक सरकार बनेगी। और जो चर्च था, जो सामंत वर्ग था, वो क्या करता था? जो मध्यम वर्गीय लोग थे और जो छोटे कुल के तीन कुलीन वर्ग और ये जो सामंत शासक थे, जो सामंत वर्ग था और जो चर्च वर्ग था, वो क्या करता था? मध्यम वर्ग से टैक्स वसूल करता था और उसके बाद ये दोनों अपना मजे में ऐश करते थे, जबकि ऐसा जो मध्यम वर्ग था उसको बड़ी परेशानी होती थी। अब राष्ट्रवाद जब आ गया, वहां पे जब राष्ट्र का उदय हो रहा है, संवैधानिक सरकार बन रही है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इनकी शक्तियां जो है बिल्कुल छिन्न हो जाएंगी, है ना। आगे बढ़ेंगे। जनमत संग्रह का अर्थ क्या है? ठीक है, प्लेबिसाइट का अर्थ क्या है? तो देखिएगा ये हो जाएगा संसद का चुनाव, जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के निर्णय लेना, मतदान से निर्णय लेना, या राजा की नियुक्ति, न्यायालय का निर्णय। तो ये आपका हो जाएगा जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से निर्णय लेना। ठीक है, जनमत संग्रह जो है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेपोलियन ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट किस वर्ष घोषित किया? नेपोलियन ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट किस वर्ष घोषित किया? तो 1804 में। कब घोषित किया था? 1804 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेपोलियन की अंतिम पराजय किस युद्ध में हुई थी? तो ये वाटरलू का जो युद्ध हुआ था उसमें उसकी अंतिम पराजय थी। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये 1815 में लड़ा गया था। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में किस वर्ग की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो जो ये थी मध्यम वर्ग, उदारवादी मध्यम वर्ग थे, उनकी ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। राष्ट्रवाद के विकास में साझी स्मृतियों का क्या महत्व था? ठीक है, यानी शेयर्ड मेमोरीज का क्या महत्व था? तो ये थी आपकी राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करना। ठीक है, उनकी जो उसका जो महत्व था वो था राष्ट्रीय एकता की भावना को पैदा करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इटली के एकीकरण के समय वेनिस किस वर्ष इटली में शामिल हुआ था? तो ये 1866 में। ठीक है, 1866 में आपका जो है शामिल हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इटली के एकीकरण के बाद पहला राजा कौन था? तो इटली के एकीकरण के बाद इमैनुअल द्वितीय जो था, विक्टर इमैनुअल, वही वहां का पहला राजा बनता है। ठीक है,
जर्मन के एकीकरण के समय में विस्मार्क का पद क्या था? तो वो जो था प्रधानमंत्री या चांसलर का पद होता था। ठीक है, जर्मन का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ था? तो ये प्रशा के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, फ्रांको प्रशियन युद्ध में के बाद फ्रांसो को कौन सा क्षेत्र जर्मनी को देना पड़ा था? तो ये अल्सास लॉरेन था। ठीक है, अल्सास लॉरेन जो क्षेत्र था उसको क्या करना पड़ा था? फ्रांस का जो क्षेत्र था वो जर्मनी को देना पड़ा था। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास से किस विचार को बल मिला था? तो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का बल मिला था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस में राष्ट्रीय पहचान मजबूत करने के लिए क्या अपनाया गया था? तो यहाँ पे समान कानून और प्रशासन अपनाया गया। ठीक है, किसी भी राष्ट्र को अगर मजबूत बनाना है तो सबके लिए समान कानून और प्रशासन का होना बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद नागरिकों के अधिकार किस दस्तावेज में घोषित किए गए थे? तो वो था आपका मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राष्ट्र राज्य यानी कि नेशन स्टेट का अर्थ क्या है? तो नेशन स्टेट का अर्थ होता है ऐसा राज्य जहां अधिकांश लोग साझा राष्ट्रीय पहचान रखते हो। ठीक है, आगे देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के प्रसार का प्रमुख माध्यम क्या था? तो ये था समाचार पत्र और पुस्तकें। जब 19वीं शताब्दी में जब राष्ट्रवाद का उदय होता है तो वहां के जो विचारक होते हैं, जो दार्शनिक होते हैं, वो क्या करते थे? समाचार पत्र और पुस्तकें जो है तेज तेज बैठ के पढ़ते थे नुक्कड़ और चौराहों पे। ठीक है, ताकि जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे उनको वो चीजें सुनाई दे और वो सुन करके जागरूक हो, है ना। फिर 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण सबसे अधिक किस प्रकार के आंदोलन हुए? तो वो आंदोलन जो थे वो स्वतंत्रता और एकीकरण के आंदोलन थे। कौन से आंदोलन थे? स्वतंत्रता और एकीकरण के। नेक्स्ट देखिएगा, किस देश के एकीकरण में कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो वो इटली। ठीक है, इटली का एकीकरण जो था वहां पे कूटनीति का महत्वपूर्ण भूमिका हुआ रहा था। ठीक है, आगे देखेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से सबसे अधिक किस व्यवस्था का पतन हुआ था? तो सामंतवाद का। अभी हमने पीछे बताया था कि सामंतवाद और जो चर्च वर्ग था वो क्या हुआ था? बहुत अधिक प्रभावी हुआ था, उनकी शक्तियां जो है वो क्षीण हो गई थी। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रभाव क्या था? तो 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रभाव जो था वो राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण करना था। ठीक है, बाल्कन क्षेत्र में संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बाल्कन क्षेत्र में जो संघर्ष का मुख्य कारण था वो था आपका बाल्कन क्षेत्र में संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बाल्कन क्षेत्र में संघर्ष का मुख्य कारण जो था वो विभिन्न जाति समूहों की राष्ट्रीय आकांक्षाएं थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का दीर्घकालिक परिणाम क्या माना जाता है? तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का दीर्घकालिक जो परिणाम था वो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को तैयार करना था। ठीक है, तैयार होना था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर। एनसीईआरटी के अनुसार राष्ट्रवाद का मूल आधार क्या है? तो ये साझा इतिहास, संस्कृति, भाषा और राजनीतिक आकांक्षाएं हैं। ठीक है, फ्रांस में एक समान प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय एकता स्थापित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर। नेपोलियन द्वारा जीते गए क्षेत्रों में किस वर्ग को सबसे अधिक नुकसान हुआ था? ठीक है, सबसे अधिक नुकसान किसे हुआ था? किसान वर्ग को, व्यापारी या सामंत? तो सामंत वर्ग को। ठीक है, सामंत वर्ग को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। राष्ट्रवाद के विकास में राष्ट्रीय प्रतीकों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये लोगों में राष्ट्रीय पहचान और एकता की भावना को जगाना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री के पद पर उनको नियुक्त किया गया था। फ्रांस की हार के बाद जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ की गई थी? तो वर्साई के महल में। ठीक है, वर्साई के महल में जो है फ्रांस की हार के बाद जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई थी। राष्ट्रवाद के विकास में शिक्षा का क्या योगदान था? तो ये था राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी में उदारवादी किस प्रकार के शासन के समर्थक थे? तो संवैधानिक शासन के समर्थक थे। किसके समर्थक थे? संवैधानिक शासन के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
जर्मनी के एकीकरण में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो वो था आपका फ्रांको प्रशियन युद्ध। ठीक है, फ्रांको प्रशियन युद्ध जो था वो एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण में सबसे निर्णायक युद्ध था। इटली के एकीकरण में के समय दक्षिणी इटली पर अधिकार किसने किया था? तो वो गैरिबाल्डी थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यंग यूरोप संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य युद्ध जो यंग यूरोप था उसका मुख्य उद्देश्य था यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलनों को बढ़ावा देना। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार राष्ट्रवाद का सबसे प्रभावी माध्यम क्या था? तो साझा संस्कृति और इतिहास था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राष्ट्र की अवधारणा का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो साझा पहचान से। किससे है? साझा पहचान से। बाल्कन क्षेत्र के संघर्षों ने आगे चलकर किस बड़ी घटना की पृष्ठभूमि तैयार की थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी बाल्कन क्षेत्र के संघर्षों के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपका। ऐसे कौन सा राष्ट्रवाद का प्रमुख समर्थक था? तो मैजिनी। आपका आंसर हो जाएगा मैजिनी। राष्ट्रवाद के कारण यूरोप में किस प्रकार के परिवर्तन हुए थे? तो राष्ट्रवाद के कारण जो है वो सभी परिवर्तन, राजनीतिक एकीकरण, राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण, लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार, उपयुक्त सभी, तो सभी हुए थे। राजनीतिक एकीकरण भी हो रहा है, राष्ट्रीय राज्य का निर्माण भी हो रहा है, लोकतांत्रिक विचार का प्रसार। सब लोग चाहते हैं कि हम क्या करेंगे, चुनाव दे करके अपना जो है प्रतिनिधि चुनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता ने कानून के समक्ष समानता को बढ़ावा दिया था। सही बात है। इसने सामंती विशेषाधिकारों को समाप्त किया था। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका क्वेश्चन है, आपका जो ऑप्शन दिया है कथन और कारण। ठीक है, तो ये बोला है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आपका ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही है, क्योंकि नेपोलियन संहिता ने कानून के समक्ष समानता को बढ़ावा दिया था और जिससे जो सामंती विशेषाधिकार थे वो बिल्कुल समाप्त हो गए थे। तो आपका जो पहला है ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने ऐसा किया था और जो आर है उसकी सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, बिस्मार्क 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख नेता था। दूसरा आपका कारण दिया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो सही बात है, उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी और वो बिस्मार्क जो था वो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख नेता भी था। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मैजिनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। कथन है, उसका जो रीजन है वो हो जाएगा उसका उद्देश्य इटली का राष्ट्रीय एकीकरण था। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। मैजनी ने यंग इटली की स्थापना की थी और उसका उद्देश्य भी था कि जो इटली है वो इटली का राष्ट्रीय एकीकरण हो। तो यहाँ पे भी आपका जो ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। देखिए कब सही व्याख्या करता है, बीच में क्योंकि का संबंध बनना चाहिए। जो मैजनी था वो इटली का स्थापना की क्योंकि वो चाहता था कि इटली का राष्ट्रीय एकीकरण हो। ठीक है, आगे जो है सुमेलित करना है, सुमेलित कर लीजिएगा कि मैजनी यंग इंडिया अभी हमने क्वेश्चन किया था। सही है। ठीक है, बिस्मार्क लौह और रक्त और लौह की नीति चलाए थे। कैब्यूर जो है वो सार्डिनिया और पिडमोंट। ठीक है, ये भी सही है। तो ये उपयुक्त सही हो जाएगा। ठीक है, सारे जो है बिल्कुल सही है। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रवाद का प्रतीक नहीं है? मैरियान, जर्मानिया, मेटरनिख, तिरंगा ध्वज। तो जो मेटरनिख है ये क्या है? राष्ट्रवाद का प्रतीक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक परिणाम क्या था? तो यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे महत्वपूर्ण जो सामाजिक परिणाम था वो था राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा विरोधी कौन था? तो ये निरंकुश शासक था। ठीक है, वही जो था वो राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा विरोधी था। यूपी बोर्ड परीक्षा में इस अध्याय से सबसे अधिक किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो देखिएगा, केवल तथ्यात्मक व अवधारणात्मक या केस आधारित, केवल मानचित्र। ये तो जो है टीचर के लिए क्वेश्चन है। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो तथ्यात्मक भी होता है, अवधारणात्मक भी होता है और केस आधारित भी होता है। ठीक है, मतलब आपको दे देगा, एक पैराग्राफ दे देगा, वहां से आपको पढ़ करके और उस हिसाब से आपको आंसर देना है। जैसे कि मान लीजिए हम आपको एक टॉपिक पढ़ा दे रहे हैं, जो कोई भी एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं और उसको एक पैराग्राफ में दे दिए और बोल दिए कि यहाँ से आपको क्या करना है, 4 लाइन जो है अपने इसके आधार पे आपको 4 लाइन लिखना है। ठीक है, हो सकता है वो एमसीक्यू फॉर्म में आपसे पूछ ले। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एनसीईआरटी के अनुसार राष्ट्रवाद का अंतिम लक्ष्य क्या था? तो
जो अंतिम लक्ष्य था वो था एकीकृत और संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना करना। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है? आपके हिसाब से अगर आपसे बोला जाए कि आपने ये पूरा जो यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर पढ़ा है, इसको पढ़ने के बाद आप जो है वो क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो ऑप्शन 4 हैं, इसमें से जो आपको सही लगे, आप जो निष्कर्ष निकालते हैं, आपकी सोच कहाँ तक जाती है, आप क्या सोच सकते हैं, आपको क्या लगता है इस चैप्टर को पढ़ करके, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, राष्ट्रवाद ने यूरोप का राजनीतिक मानचित्र बदल दिया। केवल फ्रांस का विकास हुआ, केवल जर्मनी का विकास हुआ, क्या केवल इटली का विकास हुआ? आप बताइए कि जब राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है तो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का तो विकास होगा नहीं, है ना। अब फ्रांस की क्रांति हो रही है, जर्मनी का एकीकरण हो रहा है, ठीक है, फिर इटली का भी विकास हो रहा है, तो ये तो जो है राष्ट्रवाद पूरे यूरोप के राजनीतिक मानचित्र का बदलाव कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बाकी आप बताइए हिसाब क्या? ये तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन आप जो है वो कहाँ तक सोच सकते हैं, कितना समझ सकते हैं इस चैप्टर को, कितना आपने जाना है, उस हिसाब से आप ऑप्शन टिक करेंगे। लेकिन आपका ऑप्शन जो है वो चारों बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने टोटल 100 एमसीक्यूज कर लिए हैं। अब आपको जब हम ये एमसीक्यूज की सीरीज खत्म हो जाएगी तब हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की सीरीज शुरू करेंगे, उसके बाद से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की सीरीज शुरू करेंगे, और उसके बाद आपको केस आधारित जो है मतलब पैराग्राफ देंगे और उसके हिसाब से आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए एंड तक, हम आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और हम लोग बहुत अच्छे से क्लास 10th की प्रिपरेशन करेंगे। और जो भी आपका प्रोजेक्ट है या फिर जो भी चीजें आपको करनी है, बिल्कुल आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और हम आपको सही गाइडेंस के साथ आगे लेके चलेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले 100 एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।